कहानी सुनना चाहोगे? लेकिन रुको, आज मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाने के लिए होती ही नहीं हैं। वो तो बस हमारे भीतर एक सन्नाटा छोड़ने के लिए होती हैं। और सन्नाटे की एक बहुत अजीब बात होती है, हम जितना उस सन्नाटे को भरने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही गहरा होता जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नायक की जो खुद एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, और शायद बिना जवाब का होना ही उस सवाल का सबसे मुकम्मल जवाब है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे विरोधाभास की जहाँ एक इंसान खुद को दुनिया से ऊपर समझ लेता है, अपने उसूल, अपने नियम, अपने फैसले, और इन्हीं फैसलों के मलबे के नीचे दबी उसकी अपनी जिंदगी, परिस्थितियाँ, एक तर्क, और उस तर्क से जन्मा एक अपराध, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह, जहां हम अक्सर अपने गलत निर्णयों को एक सही दलील का मुखौटा पहना देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी किताब की जो किसी पुलिस वाले की नज़र से नहीं, बल्कि एक कातिल के दिमाग के झरोखे से लिखी गई है। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम एंड पनिशमेंट की। अब कहानी तो मैं पूरी बता नहीं सकता, हाँ, लेकिन बता सकता हूँ उस उलझन को जो इस कहानी को पढ़ते वक्त मेरे भीतर चली। क्यों न शुरुआत एक छोटी सी तारीख से की जाए। 7 नवंबर। मेरा कोई जन्मदिन नहीं था उस दिन, और न ही कोई ऐसा दिन था जिसे कैलेंडर पर लाल रंग से मार्क किया जाए। लेकिन उस आम से दिन को खास बनाने के लिए मैंने खुद को एक तोहफा देने की सोची, और मेरा भोलापन देखिए, मैं खुद ही अपने इस जाल में फंस गया। बात जब एक तोहफे की हो तो एक गहरी किताब से बेहतर और क्या ही तोहफा हो सकता है। अब आप कहेंगे कि यह तो बस एक नया बहाना था, एक और किताब अलमारी में सजाने का, और सच कहूँ तो आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, मान लिया कि वह तोहफा बस एक खूबसूरत झूठ था जो मैं खुद से बोल रहा था, लेकिन वह झूठ मेरा था। और झूठ की एक झूठी बात यह होती है कि हमारा अपना बोला हुआ बेवकूफ़ झूठ किसी और के थोपे हुए होशियार सच से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि उस झूठ पर सिर्फ हमारा हक होता है, जैसे इस किताब पर मेरा था। किताब जब हाथ में आई तो उसे ख़त्म करने में मुझे कई हफ्ते लग गए। वजह यह नहीं थी कि मेरे पास वक्त की कमी थी, बल्कि वजह यह थी कि मैं इसे सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ रहा था। मेरी एक पुरानी और थोड़ी अजीब आदत है, जब कोई पन्ना या कोई संवाद मुझे अंदर तक छू जाता है तो मैं उसे एक बार नहीं, बार बार पढ़ता हूँ, तब तक जब तक कि वह पन्ना मेरे दिमाग का एक हिस्सा न बन जाए। यह किताब मेरे लिए एक बेहद अजीब दौर में आई, एक ऐसा दौर जब मानसिक रूप से मैं खुद को एक चौराहे पर खड़ा पा रहा था। चारों तरफ धुंध थी, और सच कहूँ तो इस किताब को समझने के लिए उसी धुंध की ज़रूरत थी। मानसिक अस्थिरता, मेंटल इंस्टेबिलिटी। मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। क्राइम एंड पनिशमेंट कोई आम जासूसी उपन्यास नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है। इसे पढ़ते वक्त आपके भीतर भावनाओं का एक ऐसा बवंडर उठेगा जो आपकी खुद की मानसिकता को हिलाकर रख देगा। इसीलिए मेरा मानना है, सिर्फ मेरा मानना है, कि इस किताब को आपको तब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा और शांत चल रहा हो। आप जितने बिखरे हुए होंगे, आप जितने उदास होंगे, आप इस किताब के किरदारों के उतने ही करीब पहुंच पाएंगे। यकीन मानिए, इस पूरी किताब में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, और वही कमी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कमी है एक साफ लकीर, एक ऐसी लकीर जो साफ साफ बता सके कि अच्छाई कहाँ ख़त्म होती है और बुराई कहाँ से शुरू होती है। और यह लकीर आपकी आंखों के सामने जितनी धुंधली होगी, यह किताब आपके दिल पर उतना ही गहरा घाव छोड़ेगी। अब यह घाव अच्छा है या बुरा, यह मैं खुद नहीं तय कर पाया। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि इस किताब का लुत्फ़ उठाने के लिए दिमाग में थोड़ी सी बेकरारी का होना बेहद लाजमी है। अगर आप इस किताब को किसी रोमांचक क्लाइमेक्स या हैरत अंगेज कहानी के लिए पढ़ रहे हैं तो शायद यह आपको निराश कर दे।
हालांकि इसकी कहानी भी उतनी ही मजबूत है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी असली रूह बसी है इंसानी फितरत और उसकी भावनाओं में। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने जिस तरह से इंसानी दर्द, उसकी लाचारी और उसकी आत्म ग्लानि गिल्ट को कागज पर उकेरा है, वो देखने लायक है। दर्द। चलिए इसी एक भावना को पकड़ते हैं। दर्द ही क्यों? क्योंकि इस पूरी किताब की बुनियाद ही दर्द पर रखी गई है। अब राइटिंग में दर्द जैसी भावना को दिखाने के कई तरीके होते हैं। सबसे घिसा पिटा और आसान तरीका यह है कि आप दर्द को किसी खूबसूरत अंत के साथ जोड़ दें। जैसे हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, किरदार बहुत दुख झेलता है, मेहनत करता है और अंत में एक सफल इंसान बन जाता है। हमें ऐसी कहानियाँ सुनना और देखना बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, हमारे दिल को एक झूठी सांत्वना देती हैं। हम भी सोचने लगते हैं कि हमारी दर्दनाक जिंदगी का अंत भी किसी दिन ऐसे ही खूबसूरत मुकाम पर होगा। इसीलिए वो कहानियाँ हमें बहुत रिलेटेबल लगती हैं। मगर सच तो यह है कि वो रिलेटेबल होती नहीं है, उन्हें सिर्फ उस तरह से बुना जाता है। बाज़ार में बिकने वाली तमाम सेल्फ हेल्प किताबें इसी एक ढर्रे पर चलती हैं, और यह चीज़ हमें कितनी ही तसल्ली क्यों ना दे, हमारे भीतर का एक हिस्सा हमेशा जानता है कि यह एक छलावा है। वरना किसी एक मोटिवेशनल वीडियो या एक किताब को पढ़कर दुनिया के सारे दुखी लोगों की ज़िंदगी रातों रात न बदल जाती। दर्द को अगर आप किसी सुनहरे भविष्य के साथ जोड़ भी दें तो वो दर्द कम नहीं हो जाता, वो तब भी उसी शिद्दत से चुभता है। और क्राइम एंड पनिशमेंट इसी सच को पूरी नग्नता के साथ आपके सामने पटक देती है। यहाँ दर्द को किसी कामयाबी का जरिया नहीं दिखाया गया है। यहाँ दर्द का मतलब सिर्फ दर्द है, एक ऐसा दर्द जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। खून कभी देखने में खूबसूरत नहीं हो सकता और किसी की जान लेना कभी आसान नहीं हो सकता। ये चीज़ें हमेशा से घिनौनी थीं, और मेरी राय में घिनौनेपन को जितना घिनौना दिखाया जाए, उसकी सच्चाई उतनी ही निखर कर सामने आती है। जैसे जब आप अपने दुख को बिना किसी मिलावट के बिल्कुल उसी रूप में बर्दाश्त करते हैं, तभी आपको एक अजीब सा सुकून मिलना शुरू होता है। शायद कुछ लोगों के लिए इन बातों को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, क्योंकि मैं यहाँ एक अपराध और एक कला को एक ही तराजू में तौल रहा हूँ। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि यह किताब इंसानी दिमाग के उस कोने को टटोलती है जहाँ जाने से हम खुद डरते हैं। कहानी का मुख्य किरदार रोडियन रास्कोलनिकोव, वो सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वो एक चलता फिरता विरोधाभास है। वो खुद को नेपोलियन की तरह एक असाधारण इंसान समझता है। उसका तर्क है कि अगर एक दुष्ट समाज का खून चूसने वाली बूढ़ी सूदखोर औरत को मारकर उसके पैसों से सैकड़ों अच्छे काम किए जाएं, तो क्या वह एक अपराध माना जाएगा? वो सोचता है कि बड़े मकसदों के लिए छोटे अपराध जायज़ होते हैं, लेकिन कानून को धोखा देना जितना आसान है, अपने खुद के साए से बचना उतना ही नामुमकिन है। मैं चाहूँ तो इस किताब के हर एक किरदार पर घंटों बात कर सकता हूँ, खासकर पोरफिरी पेत्रोविच पर, जो इस केस का जांच अधिकारी है। किताब पढ़ते वक्त आपको एक भ्रम होगा कि रास्कोलनिकोव ही सबसे चतुर खिलाड़ी है, लेकिन यह भ्रम सिर्फ तब तक टिकेगा जब तक उसका सामना पोरफिरी से नहीं होता। पोरफिरी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन उसके पास इंसानी मनोविज्ञान की एक ऐसी समझ है जो बिना किसी हथियार के रास्कोलनिकोव की आत्मा को छील कर रख देती है। उनके बीच की बातचीत। स्लाइड पॉज। मुझे याद भी नहीं कि मैंने उन संवादों को कितनी बार दोहराया होगा। क्रिमिनल साइकोलॉजी और इंसानी बर्ताव का ऐसा सटीक चित्रण मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। वो बातचीत इतनी मुकम्मल है कि एक पल के लिए आपको लगेगा कि रास्कोलनिकोव का किया हुआ वो कत्ल शायद सचमुच जायज़ था, और यही इस किताब का सबसे खतरनाक जादू है। क्राइम एंड पनिशमेंट किताबों की दुनिया का वो मील का पत्थर है जिसके बारे में हर किसी ने थोड़ा बहुत सुन रखा होता है। मैंने भी सुना था, लेकिन जब इसे खुद जिया तब जाना कि यह अपनी हर एक तारीफ के पूरी तरह काबिल है। अगर कोई लेखक किसी के अपराध और उसके बाद के नरक को इस तरह लिख दे कि आपको अपनी आम सी खुशियों से भी एक अजीब सा डर लगने लगे,
तो मुझे नहीं पता कि एक मास्टरपीस की इससे बेहतर परिभाषा और क्या हो सकती है। इस किताब को पढ़ने से पहले मैंने सोचा था कि मैं इस पर एक छोटा सा रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन इसकी गहराई ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसे एक रिव्यू नहीं बल्कि अपने भीतर चली एक उथल पुथल की तरह आपके सामने रखूं। क्योंकि कुछ किताबें सिर्फ अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीने के ढंग को बदलने के लिए होती हैं। पढ़िए इस किताब को, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इन पन्नों में अपनी ज़िंदगी ढूंढ रहा था। एक ऐसा जुर्म जिसे सही ठहराने के लिए दिमाग हजार दलीलें देता है। एक ऐसी घटना जो जन्म देती है एक कभी न खत्म होने वाली उलझन को। उलझन अपने ही बनाए गए सिद्धांतों और अपने ही ज़मीर की अदालत की। उलझन साधारण होने के डर और असाधारण होने के घमंड की। उलझन एक अनैतिक फैसले और उसकी मिलने वाली आत्मिक सजा की। और मेरा वादा है आपसे कि जब आप इस किताब के आखिरी पन्ने को बंद करेंगे तो आप भी इसी उलझन के चक्रव्यूह में फंसे होंगे, क्योंकि यह उलझन ही असल में क्राइम एंड पनिशमेंट है। अगर यह वैचारिक विश्लेषण और यह दिमागी कश्मकश आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में लिखना अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन इस मनोवैज्ञानिक जाल से वाकिफ हो चुका है। स्टे स्मार्ट, स्टे प्रोटेक्टेड। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।